Hello friends, welcome to session 11 of our topic cost and revenue. लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, उन तीनों के बीच में आपस में रिलेशन कैसे डेवलप होता है और फिर किस तरह से उनका ग्राफ बनाया जाता है। आज वाले सेशन में हम समझेंगे कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में जो रिलेशन होता है वो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अभी हम लोग समझेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होता है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट में उनके बीच में कैसा रिलेशन है। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। So let's continue. The relationship between average revenue and marginal revenue under different market situations. The relationship between average revenue and marginal revenue can be well understood in the context of different market situations. Broadly speaking, there are two types of market structure. तो ब्रॉडली अगर बात करें तो मेनली दो टाइप का मार्केट हम लोग को नजर आता है। ऐसे तो 3 या 4 होते हैं, बट ब्रॉडली अगर बात करें तो एक इस एंड में, एक इस एंड में। तो अगर दो एंड्स का बात करें तो ब्रॉडली देयर आर टू मार्केट स्ट्रक्चर। क्या क्या है? पहला है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। The relation between average revenue and marginal revenue under these market forms are given. तो हम लोग दो सिचुएशन में समझेंगे कि अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू क्या रिलेशनशिप बनता है, और अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है तो क्या रिलेशनशिप बनता है। सो लेट्स कंटिन्यू। एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, लेट्स सी। Under perfect competition, the firm cannot influence the prevailing market price of the commodity. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बोल रहा है परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है, एक अकेला फर्म, द फर्म यानी एक अकेला फर्म या एक अकेला दुकानदार प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और क्यों एक फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप रिटेलर हो और आपके जैसे बहुत सारे रिटेलर्स हैं। ठीक है। आप सभी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल सेल करते हो अपने दुकान में। तो अगर आप देखोगे तो सबके सब जितने भी दुकानदार हैं जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल सेल करते हैं, तो अगर उनका प्राइस एक बॉटल का 15 रुपया है तो आप जिस भी दुकान में जाओगे आपको 15 रुपया मिलेगा, या फिर अगर आप सेलर हो तो आपको 15 रुपया में ही बेचना होगा, क्योंकि आपके बगल वाला दुकानदार भी 15 रुपया में बेच। क्या आप बोल सकते हो मेरे दुकान में बिकने वाला थम्स अप का बॉटल कुछ स्पेशल है जो कि सामने वाला दुकानदार पे नहीं दे सकता? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल वो बेच रहा है वही आप भी बेच रहे हो। कोई ऐसा ब्रांड का डिफरेंस नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट का डिफरेंस नहीं है। तो यानी यू पीपल आर इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी यू बोथ, या आप लोग जो भी 4-5 सेलर्स हो, सबके सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबके सबको सेम दाम पे ही बेचना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं 15 के बदले 14 रुपए में बेच दूं तो आपको उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता। मान लो एक बॉटल बेच के आपको 1 ही रुपया का प्रॉफिट है, तो 15 से नीचे बेच के आपको पोसाएगा नहीं। ठीक है। और अगर आप सोचो कि 15 की जगह मैं 16 में बेचूं तो आपसे कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि बगल वाला दुकानदार 15 में बेच रहा है। ठीक है। तो ये जो सिचुएशन होता है जहां पर एवरी सेलर इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। एवरी कस्टमर हैज अ नॉलेज, हर कस्टमर को पता है, टेलीविजन में ऐड देख देख के सबको ये आया है कि कोल्ड ड्रिंक का बोतल का दाम 15 रुपए। तो कस्टमर को पूरा नॉलेज है, आप लोग सब कोई सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है। तो आपको कोई 1 रुपया ज्यादा देगा नहीं, और आप किसी से 1 रुपया कम लोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन होता है मार्केट का, इसको बोलते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है। वहां पर क्या बोल रहा है, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो जो 15 रुपया मार्केट प्राइस कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का है, आप अकेले दुकानदार इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप अगर आप लोग 10 दुकानदार हो, आप लोग 10 ने मिलकर एक मीटिंग रखा कि चलो हम लोग कल से 16 रुपए में बेचें। अगर 10 जन अग्री हो गया कि चलो हम लोग सभी कोई 16 में बेचें, तब ठीक है, मार्केट में 16 रुपए में बिकना चालू हो जाए। बट
मैं तो एग्जांपल 10 दुकानदार का दे रहा हूँ, पर रियलिटी में तो कितने ही हजारों रिटेलर्स है जो कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं। तो यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट एवरीबॉडी एंड इन्फ्लुएंस एवरीबॉडी टू सेल एट 16, है ना? तो ये पॉसिबल नहीं। तो इसलिए एक अकेला दुकानदार मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। द प्राइस इज गिवन टू इट, यानी दुकानदार को बता दिया जाता है कि वो आपको ये प्राइस पे ही बेचना है। दुकानदार को बता दिया गया है कि ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आपको 15 रुपए में बेचना है। इट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट दिस गिवन प्राइस। 15 रुपए में आपको जितना पीस बेचना है बेच लो। कोई एक बॉटल मांगने आए या कोई 100 बॉटल मांगने आए, आपको 15 रुपए करके ही बेचोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन सेल एज मच एज यू, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन। दस फर्म हियर इज अ प्राइस टेकर। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, इसमें फर्म क्या होता है? फर्म यहाँ पर एक प्राइस टेकर बन जाता है इंस्टेड ऑफ प्राइस मेकर। तो प्राइस वो डिसाइड नहीं करता है, प्राइस मार्केट बताता है कि आपको कितना दाम में बेचना है। So under such a case, firms' average and marginal revenue remain equal and their curves coincide. तो अब ग्राफिकली अगर बात करें तो ऐसा सिचुएशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होता है, ठीक है? क्योंकि आप एक रुपए ज्यादा दो लोग ले नहीं पाओगे, और कोई आके बोलता है सर हम तो आपसे 100 बॉटल्स खरीदेंगे, आप 1 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे मेरे पे। आप 1 रुपए डिस्काउंट दे नहीं पाओगे। कोई आपसे 1 बॉटल ले या 100 बॉटल ले, आपको तो 15 रुपए में बेचना है। अगर उस कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को तो 15 में ही बेचना है, आप डिस्काउंट नहीं ऑफर कर पाओ। तो आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इज सेम एंड देयर कर्व्स कोइंसाइड। और उनका कर्व क्या होता है? कोइंसाइड करता है, ठीक है? दिस हैज बीन डिपिक्टेड इन टेबल 8.1 एंड 8.21। यहाँ देखो टेबल में एवरेज रेवेन्यू यानी मेरा प्राइस जो है वो 10 रुपए, ठीक है? तो एक पीस बेचेंगे 10 रुपए में ही बेचेंगे, 2 पीस को भी प्राइस 10 ही है तो 20 रुपए मिलेगा, 3 का 30, 4 का 40, 5 का 50, यानी देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला कोई बात नहीं। तो जहां पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता वहां एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा बॉटल बेचने पे आपके पास 10 रुपए ही आएगा। तो यहाँ का कंडीशन क्या है परफेक्ट कंपटीशन का? प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल। यही इक्वेशन बनता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्लियर? और वहां पर जब हम ग्राफ बनाएंगे इनका, तो ये ग्राफ एकदम इस तरह से रहेगा। 10 रुपया ही है, आप एक बॉटल लो, 2 बॉटल, 3, 4, 5 कुछ भी लो, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ऑल आर सेम, ठीक है? टोटल रेवेन्यू का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा दिखेगा? टोटल रेवेन्यू का ग्राफ इस तरह से दिखेगा कि 1 का 10, 2 का 20, 3 का 30, 4 का 40, 5 का 50, 6 का 60, 7 का 70। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है? तो समझते हैं ग्राफ में क्या समझाया हुआ है। इन फिगर 8.21, यानी ये वाला फिगर, ये जो हम लोग स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, in figure 8.21 average revenue is equal to marginal revenue curve is a horizontal straight line which reflects that price of a commodity remains same, that is rupees 10 per unit at all levels of output. आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, प्राइस हमेशा 10 ही। with the market price P fixed at rupees 10 per unit, output is measured along x-axis. तो आउटपुट को हम कैसे मेजर करते हैं? along x-axis, ठीक है? एंड टोटल रेवेन्यू अलोंग वाई एक्सिस। और अगर टोटल रेवेन्यू और आउटपुट का ग्राफ बनाना हो जो नीचे में है, तो टोटल रेवेन्यू वाई एक्सिस में नजर आएगा, आउटपुट हम लोग को एक्स एक्सिस में नजर आएगा। तो फिगर 8.22 shows these three things. नंबर ए, व्हेन आउटपुट इज जीरो टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज आल्सो जीरो। तो जब आउटपुट जीरो है तो टोटल रेवेन्यू भी मेरा जीरो है। Hence, total revenue curve passes through the point of origin. यानी total revenue curve कहाँ से पास होगा? Point of origin से पास होगा। ये लोग भले ज्वाइन नहीं किया, इन्हें को ज्वाइन करके ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है? ये पास कहाँ से होगा? ओरिजिन से पास होगा। पॉइंट नंबर 2, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एज द आउटपुट इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा मैं सेल कर पाऊंगा, जितना ज्यादा मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, तो वहां पर मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ते जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू कर्व हियर इज एन अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू का कर्व कैसा है? अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन। एंड पॉइंट नंबर 3,
the slope of the straight line total revenue curve is TR divided by OQ which is equal to P। यानी सिंपल सा है, टोटल रेवेन्यू का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, प्राइस। यानी टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी अगर करते हैं तो वी विल गेट प्राइस, है ना। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी करने से क्या मिलेगा मेरे को, प्राइस। तो वही चीज स्लोप है। स्लोप यानी जब हम परपेंडिकुलर बाय बेस करते हैं, तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू, ये हो गया क्वांटिटी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस करने से हम लोग को स्लोप जो है वो क्या मिलेगा, प्राइस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो अब समझते हैं एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, उसमें कैसा रिलेशन। So under imperfect market situation, फॉर एग्जाम्पल मोनोपोली हो गया या मोनोपोली कंपटीशन हो गया। अब मैं ब्रीफ में हल्का सा समझा देता हूँ। मोनोपोली क्या होता है, आई थिंक मोनोपोली तो आप सबको पता है, जहाँ पर देयर इज अ सिंगल सेलर, तो वहां पर वो सेलर ही डिसाइड करेगा उसको किस दाम पे बेचना है, और जिसको खरीदना है उसी से खरीदना है, अदरवाइज आप बिना खरीदे रह जाओ। तो एज अ कंज्यूमर हम लोग के पास यही चॉइस है कि खरीदना है या नहीं खरीदना है, पर अगर खरीदना है तो उसी से खरीदना, ठीक है। तो इट इज लाइक मोनोपोली। और दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब देयर आर वेरियस सेलर्स सेलिंग सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बट नॉट सेम प्रोडक्ट। जैसे अभी मैंने बात किया था कोल्ड ड्रिंक का, तो कोल्ड ड्रिंक में तो आपको सब कोई सेम प्रोडक्ट बेच रहा था फ्रॉम द रिटेलर पर्सपेक्टिव। पर अगर मैं कंपनी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कोई पेप्सी बेच रहा है, कोई थम्स अप बेच रहा है, कोई स्प्राइट बेच रहा है, ऑल आर सेलिंग द कोल्ड ड्रिंक। तो जो पेप्सी का कंपनी है उसका पेप्सी अपना प्रोडक्ट पे मोनोपोली, जो थम्स अप है जो कि कोका कोला कंपनी है, कोका कोला कंपनी का ब्रांड कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, ये सब कोका कोला का ब्रांड है, तो कोका कोला का अपने प्रोडक्ट के ऊपर मोनोपोली, बट स्टिल उसका पेप्सी के साथ कंपटीशन। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर है, केएफसी के पास भी बर्गर है, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना बर्गर पे मोनोपोली है। जिसको मैकडॉनल्ड्स का खाना है उसको मैकडॉनल्ड्स से ही लेना हो, बट मैकडॉनल्ड्स के पास कंपटीशन है कि केएफसी भी बर्गर बेचता है ना। तो ये होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि मेरा अपने ब्रांड पे मोनोपोली है, पर मेरे जैसे प्रोडक्ट और भी ब्रांड्स बाजार में अवेलेबल है। अब ये तो बहुत एग्जांपल है, कितना एग्जांपल आप लोग, है ना। आप मार्केट में चले जाओ, कोल्ड ड्रिंक ले लो, टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लो, कोलगेट का अपने ब्रांड पे मोनोपोली है, पर और भी तो बहुत सारे टूथपेस्ट बाजार में अवेलेबल है। तो मेरे को कोलगेट नहीं लेना, मैं पेप्सोडेंट ले लूंगा, पेप्सोडेंट नहीं लेना, मैं पतंजलि का कुछ ले लूंगा। तो बहुत सारे ऐसे पेस्ट मार्केट में अवेलेबल। हाँ, पर सबका अलग अलग ब्रांड है और हर कंपनी का अपने ब्रांड के ऊपर मोनोपोली है। अब कोलगेट का मर्जी वो कोलगेट को किस दाम में बेचना, बट एट द सेम टाइम उसको देखना पड़ेगा कि उसका जो कॉम्पिटिटर है, मान लो पेप्सोडेंट, तो वो किस दाम पे बेच रहा है। तो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। ठीक है, समझ में आ गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। So under imperfect market situations such as monopoly and monopolistic competition, a firm can sell more by lowering the price of its product. तो ये सबसे important है। A firm can sell more by lowering the price of the product. यानी अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ, तो अगर मैं थोड़ा डिस्काउंट दूं, थोड़ा ऑफर दूं, थोड़ा प्राइस को कम कर दूं, तो मैं ज्यादा क्वांटिटी बेच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट महंगा हो गया। जैसे अभी मैंने बात किया कोल्ड ड्रिंक सब 15 रुपए, मान लो कि पेप्सी डिसाइड करता है कि चलो कोका कोला वाला 15 में बेच रहा है, मैं 13 रुपीज में बेचूंगा। तो जहां पेप्सी 13 रुपीज करने वाला होगा, बहुत सारे लोग कोका कोला का ब्रांड छोड़ के पेप्सी में आ जाएंगे पीने के लिए, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। तो बाय लोअरिंग द प्राइस यू कैन परहैप्स इंक्रीज योर सेल्स। तो ये बात होता है जिसमें इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन। जबकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, आप लोअर करोगे तो आप लॉस में जाओगे, हायर आप कर नहीं सकते। Therefore, the firm will have डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व। इसलिए फर्म का कैसा कर्व होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा, लाइक द डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर। जैसे कंज्यूमर का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इस तरह से देखो
क्या बनाया हुआ है। तो इसी तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व हमें देखने मिलेगा। In fact, the demand curve of the consumer of a commodity is the average revenue curve of the firm. तो ये एक बहुत रहस्य का बात पता चला। तो ये सब ध्यान रखें कि जब हम लोग डिमांड चैप्टर पढ़ते हैं तो डिमांड चैप्टर में जो डिमांड कर्व हम लोग बनाते हैं वो कस्टमर के लिए डिमांड कर्व होता है, पर वही डिमांड कर्व जो सेलर है या फर्म है उसके लिए वही डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व बनता है। The demand curve of the consumer of a commodity is the same average revenue curve of the firm. तो जो आपके लिए डिमांड कर्व है, अगर आप कंज्यूमर हो तो, अगर मैं सेलर हूं तो मेरे लिए वही डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व बन जाता है। But a noteworthy point in this regard is that the nature of average revenue and marginal revenue curve under monopoly and monopolistic competition would be different. पर जैसा कि हम लोग ऊपर में देखे थे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, उसमें तो एवरेज रेवेन्यू वाज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू वाज इक्वल टू प्राइस, तो वैसा तो यहाँ पर होना ही नहीं। अब यहाँ पर भी क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में जो रिलेशन है वो मोनोपोली के केस में अलग होगा और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के केस में अलग होगा। तो कैसा होगा देखते हैं। A monopoly firm faces a less elastic downward sloping demand curve. तो जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है उसका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है वो लेस इलास्टिक है। अब क्वेश्चन आता है सर ये लेस इलास्टिक होने का क्या मतलब है? तो लेस इलास्टिक का मतलब है which means that when the firm raises the price of its product, the demand will fall less than the proportionality. ये इसका मतलब देखो मोनोपोली है ना। आज मान लो कि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी देखो, तो अगर हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी WBCS से आता है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आता है या CESC से आता है, तो हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है कि अगर हम लोग बंगाल में रहते हैं हम लोग के पास CESC का सप्लाई है तो हम लोग को CESC से ही लेना है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मत लो, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेना है तो उसी से लेना है, वरना ऑप्शन है कि आप मत लो। तो वहां पर क्या है, उसका मोनोपोली जैसा होगी। अगर हमें ट्रेन में जाना है, रेलवेज यूज करना है, तो इंडियन रेलवे इज द ओनली ऑप्शन, उनका मोनोपोली है। जाना है तो इंडियन रेलवे में जाना है, वरना रेलवे में मत जाओ, एरोप्लेन में, शिप में, जिसमें दूसरा ऑप्शन ले लो। तो उसी को बोलते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्या होता है, जब वो सेलर अपना प्राइस थोड़ा सा बढ़ाता है तो उसका कस्टमर उतना प्रपोर्शन में लूज नहीं होता है, यानी इट इज लेस इलास्टिक। सपोज मैंने अपना प्राइस 10% बढ़ा दिया, तो क्या मेरा डिमांड 10% गिर जाएगा? नहीं, perhaps it will fall by 6% or 5% or 7%, but not equal to 10%. यानी मेरा प्राइस में जितना बढ़ाऊंगा मेरा डिमांड प्रोपोर्शनेटली उतना फॉल नहीं होगा। तो वही चीज दिखाएगा, which means that when the firm raises the price of its product, demand will fall less than proportionally. यानी मैंने प्राइस 10% बढ़ाया पर डिमांड 10% फॉल नहीं। तो इसलिए क्या होता है, देखो रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली ये थोड़ा सा स्टीपर, ठीक है, और रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन थोड़ा फ्लैट होता है। ये उतना डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है ये लोग जिस तरह से बनाए हैं, मैं बना के दिखाता हूँ। दोनों में डिफरेंस देखो कैसा होगा। इससे ये मोनोपोली का जब होगा तो ये स्टीप होता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो होगा वो ऐसा। ये क्या है, फ्लैट, ये स्टीप। स्टीप होने का मतलब क्या होगा, लेस इलास्टिक, यानी जब मैंने प्राइस इतना था तो मेरा इतना बिक रहा, मैंने प्राइस इतना बढ़ा दिया तो भी डिमांड में देखो इतना से असर हुआ। प्राइस मैंने इतना बढ़ा दिया पर डिमांड में सिर्फ इतना से असर हुआ, यानी ये स्टीप है। स्टीप का मतलब होता है लेस इलास्टिक, और ये फ्लैट है, फ्लैट का मतलब मोर इलास्टिक, ठीक है। तो मोर इलास्टिक किसमें होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
और लेस इलास्टिक किसमें होता है? मोनोपोली। ठीक है, तो ये ध्यान, ये समझ में आ गया कैसे हो रहा है। और यहाँ पर लेते हैं, on the other hand, under monopolistic competition, the firm will have an elastic average revenue curve. If a particular firm raises the price, यानी उस केस में अगर फर्म प्राइस रेज करता है, the buyers will shift to the other product with fall. So, subsist, the buyer will shift to the other substitute goods. As a result, demand for its product will fall substantially. क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है ना, कोलगेट वाले ने अपना दाम बढ़ाया, मैं कोलगेट करना बंद कर दिया, मैं क्लोजअप में शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्लोजअप वाले ने भी अपना दाम बढ़ा दिया तो मैंने पतंजलि में शिफ्ट हो गया, पतंजलि दाम बढ़ा देगा, अजंता में शिफ्ट हो गया। तो बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास, तो मैं इसमें नहीं तो उसमें जा सकता हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे ही वो फर्म प्राइस बढ़ाएगा, कस्टमर तुरंत दूसरे के पास चला। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसीलिए इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। कॉन्ट्रारी टू इट, इफ इट लोअर्स द प्राइस, सिमिलरली अगर आप प्राइस घटाते हो, the buyers of the other substitute goods will now shift their demand in favor of its product. तो अगर मैं दाम बढ़ाता हूं तो कस्टमर मेरे को छोड़ के भाग जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं दाम घटाता हूं तो कस्टमर दूसरों को छोड़ के मेरे पास आ जाएंगे। तो अब ये मेरे पास चॉइस है कि मैं अगर बिक्री बढ़ाना चाहता हूं तो मैं थोड़ा सा ऑफर दूंगा, थोड़ा डिस्काउंट दूंगा, या थोड़ा सा प्राइस कम करूंगा, तो कस्टमर दूसरी जगह से छोड़ छोड़ के मेरे पास आ जाए। आज अमेजन सेल में क्या होता है, दिवाली बम्पर सेल, ये वो लोग डिस्काउंट 50%, 70% डिस्काउंट करके एक्चुअली कस्टमर्स को टालने का कोशिश करते हैं। जो कस्टमर दूसरे के पास जा रहा है या रिटेल दुकानदार के पास जा रहा है, वो कोशिश करते हैं कि वो छोटे मोटे दुकानदार के पास नहीं जाए, मैं डिस्काउंट देके उसको अपने पास टाल लेता हूँ और ऑनलाइन सेल में लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये तरीका होता है जहाँ आई कैन लोअर द प्राइस एंड आई कैन इंक्रीज माई वॉल्यूम। तो प्राइस घटा के मैं ज्यादा सामान बेच सकता हूँ। Consequently, demand will rise considerably. तो क्या होगा, इससे डिमांड काफी बढ़ जाएगा अगर मैं प्राइस घटा के बेचने के लिए तैयार हूं। Average revenue and marginal revenue curve under monopoly and monopolistic competition have been depicted in the above 8.23 and 8.24. ये मैंने बताया यहाँ पर मैंने जो आपको करके दिखाया, ये वाला बताया, ये जो ग्राफ है मोनोपोली, ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। In both the cases, average revenue and marginal revenue curves are falling. Marginal revenue falls at a greater rate than average revenue. ये important है कि marginal revenue जो है, it falls at a greater rate than the average revenue. यानी marginal revenue fall करता है, average revenue भी fall करता है, पर marginal revenue का जो fall का speed है, that is more than the average. In other words, marginal revenue will remain lower or below the average revenue. यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू गिर रहा है पर मार्जिनल रेवेन्यू उससे फास्ट गिर रहा है, ऑलमोस्ट डबल के स्पीड से गिर रहा है। याद है हम लोग एक टेबल बनाए थे, उसमें एग्जांपल से भी मैंने बताया कि एवरेज रेवेन्यू एक एक का स्पीड से गिर रहा है पर मार्जिनल रेवेन्यू दो दो का स्पीड से गिर रहा है ना। The reason behind that, ये पूछेगा what is the reason, ऐसा क्यों होता है that marginal revenue falls with a greater speed than average revenue, या why marginal revenue is lower than the average revenue, कुछ भी क्वेश्चन बना दो, आंसर ये होगा, तो इसको ध्यान दे। The reason behind this is that marginal revenue is concerned with only one unit of sale, whereas average revenue is concerned with all the units sold. तो मार्जिनल रेवेन्यू सिर्फ एक यूनिट से मतलब रखता है कि नेक्स्ट यूनिट जो आप बेच रहे हो उसमें जितना डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हो, दैट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू। बट जो एवरेज रेवेन्यू होता है उसमें जो चेंज आता है, दैट इज द एवरेज ऑफ द होल लॉट विच यू हैव सोल्ड। जो आपने पूरा 5 या 6 पीस बेचा है, उससे जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसको डिवाइड बाय 5 या 6 करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है।
जबकि मार्जिनल रेवेन्यू सिर्फ लास्ट एक यूनिट को कंसिडर करता है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा, ठीक है। तो इफ एमआर इज टू रिड्यूस, इट नहीं होगा, इफ होगा, तो इफ मार्जिनल revenue is to reduce average revenue, fall in marginal revenue must be greater than the fall in average revenue. But as output increases, total revenue increases. Total revenue keeps on increasing so long as marginal revenue is positive. यानी जब तक marginal revenue positive है, total revenue बढ़ते जाएगा. So total revenue maximum कहाँ पहुँचता है? जहाँ पर marginal revenue zero हो जाता है, वहाँ total revenue maximum. ठीक है, ये हम लोग लास्ट सेशन में ग्राफ से समझे भी. ये वाला ग्राफ अगर आपको याद हो, जहाँ टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम कहाँ पर होता है? जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो. और मार्जिनल रेवेन्यू जब नेगेटिव हो जाता है तब टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फॉलिंग. ठीक है, द होल एक्सप्लेनेशन कैन नाउ बी सम्ड एट द पॉइंट्स. तो ओवरऑल अभी तक जितना भी पढ़े उसको अगर हम पूरा समराइज करें तो क्या बनता है? The whole explanation is as number one, when average revenue is constant, marginal revenue is equal to average revenue. तो जब भी average revenue constant होता है, marginal revenue is equal to average revenue. This happens under the condition of perfect competition. ऐसा कहाँ होता है? Perfect competition के condition में होता है, जहाँ price is equal to AR is equal to MR. तो ये तो एकदम रट लो ये relation. कहाँ पर होता है ये? Perfect competition में. Number two, when average revenue is falling, marginal revenue remains below average revenue. तो जब भी एवरेज रेवेन्यू फॉल कर रहा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एवरेज रेवेन्यू के नीचे होता है, जैसा कि हम यहाँ पर और यहाँ पर देख पा रहे हैं. ठीक है, दिस हैपेंस अंडर इम्परफेक्ट सिचुएशन. फिर वो चाहे इम्परफेक्ट सिचुएशन मोनोपोली का हो या फिर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, दोनों केस में marginal revenue will be below the average revenue. Number three, under monopoly, the firm will have downward sloping average revenue curve of steep slope. तो monopoly में क्या होगा? फर्म के पास डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा और उसका स्लोप जो होगा वो स्टीप होगा. स्टीप का मतलब मैंने क्या बताया? लेस इलास्टिक. यहाँ पर देखो, स्टीप का मतलब क्या है? लेस इलास्टिक. ऐसा किसमें होता है? मोनोपोली में. ठीक है, और उसके बाद अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्स्ट एवरेज रेवेन्यू कर्व विल बी इलास्टिक. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा? फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज इलास्टिक, यानी फ्लैट है. फ्लैट है यानी इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब जैसे ही थोड़ा सा प्राइस बढ़ाऊंगा, कस्टमर सारे 100% नहीं बट मोर देन द इंक्रीज इन प्राइस कस्टमर भाग जाएंगे. अगर मैंने प्राइस 10% बढ़ाया तो डिमांड हो सकता है 20% से गिर. बट एट द सेम टाइम अगर प्राइस में 10% से गिराया तो हो सकता है डिमांड 20% बढ़ जाए. तो दोनों केस में दोनों सिचुएशन एप्लीकेबल. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या समझ लिए? एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है. अब हम लोग समझते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. ठीक है, so what is producers equilibrium? Meaning of producers equilibrium. A producer is said to be in equilibrium when he maximizes his profit. देखो सिंपल सा लॉजिक है. प्रोड्यूसर उस सिचुएशन में खुश है, इक्विलिब्रियम में है, शांत है, मन का शांति है, पीस ऑफ माइंड है. कहाँ? हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमम. तो जो भी बिजनेसमैन है उसका मन का शांति वही होता है जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम. ठीक है, so producer is said to be in equilibrium when he maximizes his profit. In other words, he reaches that level of output which gives him maximum. So other words में अगर बात करें तो वो उस लेवल ऑफ आउटपुट को पहुंच जाता है which gives him maximum profit, जो कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट दे. तब बोला जाता है कि वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गया. In such a situation, he has no incentive to increase or decrease the level of output. तो ऐसे सिचुएशन में उसके पास कोई इंटेंशन नहीं होता है कि वो अपने आउटपुट लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करे. प्रॉफिट्स डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पाई आर maximized when the difference between total revenue and total cost is maximum.
यानी प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स में हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखें। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं समझाते समय पाई लिख दूं तो कंफ्यूज मत होना, या बुक में भी कहीं पाई लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना। पाई इंडिकेट्स प्रॉफिट। तो ग्रीक लेटर पाई जो है वो प्रॉफिट का सिंबल है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है? जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सबसे ज्यादा है। In short, a producer will be in equilibrium when the difference between total revenue and total cost is maximum. अब हम लोग देखते हैं assumption। क्या assumption लेते हैं? The analysis of producer's equilibrium is built on the following assumption. तो जो producer equilibrium का जो analysis पूरा किया गया है कि producer का equilibrium वहां पर होता है जहां TR और TC के बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा है, या फिर जहां प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, वहां पर कुछ assumption लिया है। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। तो क्या क्या assumptions है? लेट्स सी। एवरी प्रोड्यूसर एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, यानी माना गया है कि हर रैशनल प्रोड्यूसर या हर रैशनल बिजनेसमैन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, या कोई भी चैरिटी करने के लिए नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का एक्सेप्शन मिल भी जाएगा तो हम लोग उसको इकोनॉमिक्स में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग क्या टेंडेंसी फॉलो करते हैं। तो ज्यादातर बिजनेस में जो भी बिजनेस करने उतरा है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए ही उतरा है। नंबर 2, द प्रोड्यूसर कीप्स मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट इट्स लोएस्ट, यानी प्रोड्यूसर का टारगेट ये होता है कि मैं अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम करूं, क्योंकि देखो मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव होता है। इन मोनोपोली हुआ तो अलग बात है, पर ज्यादातर मार्केट में कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन में आप प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा के प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। आप कोशिश करते हो कि मैं इतना अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करूं, मेरा इतना एफिशिएंसी इतना अच्छा हो कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर सबसे कम होगा तो मार्केट में तो जो दाम में बिकना है वो बिकेगा, तो मेरा जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा, एंड आई विल मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। नंबर 3, प्रोड्यूसर्स वन प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोड्यूसर एक ही प्रोडक्ट बनाता है, बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग को एक कंसेप्ट को एनालाइज करना है, हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रोड्यूसर इज मेकिंग ओनली वन प्रोडक्ट। नंबर 4, all units of each factor of production are equally efficient, यानी लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो या मैनेजमेंट हो, सब कोई इक्वली एफिशिएंट है। लेबर में भी अगर 10 लेबर है तो 10 के 10 इक्वली एफिशिएंट है। देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई थोड़ा कम होगा, कोई ज्यादा एफिशिएंट होगा, कोई थोड़ा कम होगा। बट यहाँ अज्यूम किया जा रहा है कि ऑल द 10 वर्कर्स आर लाइक रोबोट्स एंड दे आर ऑल इक्वली एफिशिएंट। कोई कमती नहीं, कोई बेसिक, ठीक है। नंबर 5, सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक एट देयर मार्केट। और बोल रहा है जो सप्लाई ऑफ फैक्टर्स है, यानी लैंड हो गया या लेबर हो गया या कैपिटल हो गया, वो लोग भी परफेक्टली इलास्टिक एट देयर मार्केट प्राइस, यानी अगर उनका जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस अगर मैं देने के लिए तैयार हूं तो मुझे जितना लैंड चाहिए या जितना लेबर चाहिए सब अवेलेबल। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कई बार आप पैसा लेके घूम रहे हो बट स्टिल आपको कोई ढंग का जमीन नहीं मिल रहा। कई बार आप पैसा देने के लिए तैयार हो, आपको एफिशिएंट वर्कर्स नहीं मिल रहे। तो दीज आर प्रॉब्लम्स। बट यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैं मार्केट प्राइस देने के लिए तैयार हूं तो कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। There are two methods to determine the producer's equilibrium. There are two methods, दो मेथड है जिससे हम लोग प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे, ठीक है। पहला है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, जो हमने बात किया कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होता है, जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में गैप सबसे ज्यादा। तो जो पहला अप्रोच है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच काम करता है। यहाँ देखा जा रहा है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं वरना थोड़ा लंबा हो जाएगा, बोरिंग भी हो जाएगा। लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट सेशन। वरना क्या होगा, आज बहुत ज्यादा चीज पढ़ लेंगे तो फिर क्या कंफ्यूजन आ जाएगा।
तो आप लोग पहले इतना कवर कर लो, अच्छा से ढंग से समझ लो एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट क्या है, मोनोपोली में किस तरह से काम करता है, मोनोपोलिस्टिक में कैसे होता है। फिर इसके प्रीवियस वाले सेशन को थोड़ा रिवाइज कर लो कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ कैसे बनता है, वो लोग आपस में कैसे रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट अप्रोच और फिर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। तो कोशिश करें कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये दोनों टॉपिक को कवर करें, और उसके पहले आप लोग बेस अपना एक बार रिवाइज करके पूरा क्लियर कर लो, ताकि जब हम लोग ये समझे तो कंफ्यूजन। ठीक है, तो आज के सेशन को यही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तब तक में बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन।